हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। पढ़ाई अच्छी चल रही है? अच्छी ही चलना चाहिए। लगातार पढ़ते रहिए, वीडियो देखिए और जहाँ नहीं समझ में आता है वो आप हमसे पूछिए। ठीक है। हम जगत एनिमेलिया पढ़ रहे हैं और जगत एनिमेलिया में हम लास्ट में अब पहुंच चुके हैं। जो पूरे जगत एनिमेलिया को दो भागों में बांटा जा सकता है, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में जितने भी संघ थे उसमें से केवल इकाइनोडर्मेटा हमारा बचा हुआ है। हम संघ मोलस्का आर्थ्रोपोडा तक पढ़ चुके हैं और अब लास्ट में है इकाइनोडर्मेटा। और इकाइनोडर्मेटा के बाद एक और संघ आता है जिसे हम कहते हैं हेमिकॉर्डेटा। वो आज हम पढ़ेंगे। आज हम इकाइनोडर्मेटा संघ और हेमिकॉर्डेटा संघ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इकाइनोडर्मेटा नॉन कॉर्डेट्स का अंतिम संघ है। इकाइनोडर्मेटा में जो पाए जाने वाले जीव हैं वो अधिकतर समुद्री होते हैं। इनमें जो ज़्यादातर इनका शरीर बेलनाकार या फिर स्टार शेप्ड होता है। कुछ कुछ इसके इस तरह का शेप होता है इसके जंतुओं का, जैसे जमीन पर फैली हुई लंबी लंबी घास हो। समुद्री लिली कहा जाता है उसे, समुद्री खीरा। ऐसे अलग अलग इनके शरीर के आकार के नाम पर नाम है। एक है तारा मछली जिसका नाम ही है तारा। तारा कंडील, दिवाली आने वाली हम कंडील बनाते हैं तो जैसा उसका शेप रखते हैं, 6 एंगल्स होते हैं उसमें, इसमें 5 होते हैं, 5 आर्म्स होती हैं। इसमें मुख स्पष्ट रूप से पाया जाता है और गुदाद्वार स्पष्ट रूप से होता है। जो बॉडी है वो एम्बुलेक्रल एंड एंटी एम्बुलेक्रल अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है। जो इसकी स्किन है उसमें कांटे पाए जाते हैं प्रत्येक भुजा में। इस तरह इसके अलग अलग लक्षण हैं तो उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं इकाइनोडर्मेटा, जिसका एग्जाम्पल है तारा मछली। जब मैं आपको ये पूरे संघ का एक फ्लो चार्ट बता रही थी तब मैंने आपको इसके जो बॉटल्स में शेप्स थे इनके, तारा मछली वगैरह और झींगा मछली, इन सबको दिखाया था। वो वीडियो खोलकर देख सकते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा, इनका मुख्य लक्षण जो है वो क्या है? इनका मुख्य लक्षण है कि इनकी जो त्वचा होती है वो कंटिका युक्त होती है। कंटिका युक्त त्वचा, कंटिका युक्त त्वचा होती है इनकी। और इनमें जो शरीर है वो खंड विहीन होता है। खंड विहीन शरीर बहुत नीचे तक चला जाता है इसलिए मुझे ऊपर से लिखना पड़ रहा है। खंड विहीन शरीर होता है और इसमें जो इनका शरीर है बेलनाकार होता है, द्विपार्श्विक या तारा आकार का होता है। बेलनाकार या तारे के आकार का, द्विपार्श्व समेत, तीन स्तर होते हैं इसमें, ट्राइब्लास्टिक होता है। द्विपार्श्व समिति इनमें पाई जाती है और इनमें जो सिर है वो स्पष्ट होता है। स्पष्ट सिर का अभाव होता है। स्पष्ट सिर का अभाव, स्पष्ट सिर इसमें दिखाई नहीं देता। इसमें मुख सतह जो है मुख की सतह 5 अरीय, अरीय मतलब रेडियल, 5 अरीय एम्बुलेक्रल व 5 एंटी एम्बुलेक्रल या अंतरा एम्बुलेक्रल। क्या होता है अभी चित्र बनाकर मैं आपको समझाऊंगी। एम्बुलेक्रल भागों में बटा हुआ।
फिर इसकी देह भित्ति में कैल्शियम का अंतःकंकाल पाया जाता है। कैल्शियम का अंतःकंकाल पाया जाता है। देह भित्ति में कैल्शियम का अंतःकंकाल पाया जाता है, जिससे इसका जो शेप है वो बिल्कुल निश्चित होता है। और इसकी जो देह गुहा है वो वास्तविक होती है। देह गुहा सीलोम वास्तविक होती है पूर्ण रूप से, यानी पेरिटोनियम पाया जाता है अंदर, जो बाकी अंगों को बांध कर रखता है, उनसे भी चिपका रहता है। अब इसकी विशेषता है कि इसकी जो सीलोम है वो अंदर से रोमाभी पेरिटोनियम द्वारा घिरी रहती है, और वो जो रोमाभी पेरिटोनियम है वो जल संवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। इनकी विशेषता है, ये मुख्य विशेषता है कि सीलोम अंदर से रोमाभी मतलब जिसमें रोम पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं, रोमाभी एपिथेलियम द्वारा घिरी जो सीलोम को भागों में बांटती है। सीलोम द्वारा नलिकाओं में बटकर जल संवहन का हीमल व पेरिहीमल भाग बनाती है। जल संवहन का हीमल व पेरिहीमल तंत्र बनाती है। इसको अच्छे से समझ लीजिए कि जो सीलोम अंदर से रोमाभी एपिथेलियम द्वारा, सीलोम जो पूरी एक हिस्सा है वो रोमाभी एपिथेलियम द्वारा नलिकाओं में बटी होती है, और बटकर पूरी सीलोम को दो भागों में हीमल एंड पेरिहीमल तंत्र बनाती है। कौन सा तंत्र होता है वो? जल संवहन तंत्र होता है, जिससे जल का लगातार संवहन बना रहता है। और इसमें जो श्वसन है वो चर्मी क्लोम यानी त्वचा पर क्लोम पाए जाते हैं, उनसे होता है। त्वचा पर क्लोम पाए जाते हैं, उनसे होता है। या फिर नालपात यानी ट्यूब फीड भी कहा जाता है इंग्लिश में इसको, ट्यूब फीड द्वारा, या फिर ट्यूब फीड के अलावा श्वसन वृक्ष द्वारा भी होता है। श्वसन वृक्ष नलिकाओं द्वारा बनता है, जो पूरे शरीर में फैला होता है, उनसे भी बनता है। तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका गुच्छ पाई जाती है। तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका गुच्छ होता है। जो तंत्रिका गुच्छ यानी तंत्रिकाओं का गुच्छा होता है, जो कि पाए जाते हैं, किंतु मस्तिष्क अनुपस्थित होता है। जब पाया जाता है पर मस्तिष्क अनुपस्थित, मस्तिष्क इसमें नहीं पाया जाता। ये स्पेशल फीचर, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे 2-3 संघ, उनमें मस्तिष्क था, लेकिन इनमें मस्तिष्क उपस्थित नहीं होता। उत्सर्जी अंग जो है इसमें नहीं होते, उत्सर्जी अंग भी नहीं पाए जाते। उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते, बिल्कुल भी उत्सर्जी अंग नहीं होते। जल संवहन तंत्र द्वारा ही ये बाहर निकल जाते हैं। ये एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी होते हैं। इनमें
जो प्रत्यक्ष परिवर्धन जो है वो नहीं पाया जाता, इनमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। अप्रत्यक्ष परिवर्तन पाया जाता है, मतलब पहले जब अंडे से जीव निकलता है वो वयस्क जीव जैसा नहीं होता, बाद में वो डेवलप होने के बाद वयस्क जीव जब बनता है तो अंडे से निकले हुए जीव से बिल्कुल अलग होता है। इनमें जो लार्वा होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं? जो लार्वा बनते हैं वो मुक्त प्लावी लार्वा होते हैं। मुक्त प्लावी लार्वा बिल्कुल कैसे होते हैं? मुक्त प्लावी, मुक्त रहते हैं और लार्वा के रूप में आराम से तैरते रहते हैं। इनमें इनकी और एक मुख्य विशेषता है जो इनमें ही और कुछ ही जंतुओं में पाई जाती है कि इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। यदि इनका कोई अंग कटकर गिर जाता है तो ये उसको फिर से डेवलप कर सकते हैं। और विशेषता है कि ये मुख्यतः कैसे होते हैं? समुद्री ही होते हैं। ये है इकाइनोडर्मेटा संघ के जीवों के मुख्य लक्षण। कंडिका युक्त त्वचा होती है, शरीर खंड विहीन होता है, बेलनाकार होता है या तारे के आकार का होता है, द्विपार्श्व सममित होता है, यानी दोनों तरफ से समिति समान होती है, स्पष्ट सिर का अभाव होता है और जो मुख सतह है वो 5 एम्बुलेक्रल व 5 अंतरा एम्बुलेक्रल भागों में बटा होता है। यह भी मैं आपको बताती हूँ। देहवृत्ति में कैल्शियम का अंतःकंकाल होता है जिससे शेप सही बना रहता है। देह गुहा वास्तविक होती है और ये देह गुहा अंदर से रोमावी एपिथेलियम द्वारा उसको देह गुहा को विभिन्न भागों में बांटती है, जिससे जल संवहन तंत्र बनता है। 2 प्रकार का होता है, हीमल एंड पेरीहीमल तंत्र। जो श्वसन है वो त्वचा में पाए जाने वाले क्लोमों से होता है या फिर ट्यूब फीट द्वारा होता है या फिर श्वसन वृक्ष द्वारा होता है। जो तंत्रिका तंत्र है उसमें मस्तिष्क नहीं होता, केवल तंत्रिका गुच्छ पाया जाता है। उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते। एक लिंगी जीव होते हैं, यानी नर जीव अलग होता है, मादा जीव अलग होता है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है और जो अप्रत्यक्ष परिवर्तन है उसमें अंडे से जब निकलते हैं तो लार्वा निकलते हैं। वो लार्वा कैसे होते हैं? मुक्त प्लावी लार्वा होते हैं। इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है और ये अधिकतर समुद्री जीव होते हैं। अब इसमें तारा मछली जो पाई जाती है, इसका एक एग्जाम्पल है तारा मछली। कौन सी मछली है? तारा मछली है इसका एग्जाम्पल। और इस तरह से तारा आकार की होती है, इसका नाम होता है, ये एग्जाम्पल है इसका, तारा मछली। इसका वैज्ञानिक नाम होता है एस्टीरियस वल्गेरिस। तारा मछली वैज्ञानिक नाम है एस्टीरियस वल्गेरिस। ये कहलाती है इनकी ट्यूब फीट और इनकी त्वचा पर कंटक पाए जाते हैं जो कि इस तरह से दिखाई देते हैं। यहाँ पर वेंट्रिकोराइड मुख पाया जाता है और गुदाद्वार पाया जाता है। इसमें जो इस तरह से जो अभी मैंने बताया कि एम्बुलेक्रल एंड लेक्रल, इस तरह से उठाव और खांचे पाई जाती हैं। इसमें इस तरह से उठाव और खांचे होती हैं। एम्बुलेक्रल ग्रूव्स, तो ये है एम्बुलेक्रल ग्रूव्स। और ये है अंतरा एम्बुलेक्रल ग्रूव्स। यहाँ पर इनको बोलेंगे अंतरा एम्बुलेक्रल ग्रूव्स। तो ये जंतु जो है ये कौन से संघ का है? इकाइनोडर्मेटा का। उसका एक उदाहरण क्या है? तारा मछली। इसका नाम क्या है? एस्टीरियस वल्गेरिस। इसमें ट्यूब फीट्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये प्रचलन करती है। इनमें पुनरुद्भवन भी होता है। पुनरुद्भवन में यदि भुजा कट जाती है तो दोबारा ये बना सकती है। इसमें त्वचा पर कंटिकाएं होती हैं। इनमें मुख पाया जाता है, सिर स्पष्ट नहीं होता। एम्बुलेक्रल एंड लेक्रल और अंतरा एम्बुलेक्रल ग्रूव्स भी पाए जाते हैं।
और मैड्रिपोराइड गुदाद्वार इसमें स्पष्ट पाया जाता है, जल संबंध तंत्र इनमें पाया जाता है। ठीक है, अब इसका जो अगला एग्जाम्पल है वो इस शेप का होता है, इस शेप का, और यहाँ पर इसमें इस शेप का, जैसे खीरा होता है जिसको अपन खाते हैं, इस तरह का शेप का दिखाई देता है, ये इस तरह के शेप में पाया जाता है। इसे कहा जाता है समुद्री खीरा। इसका नाम है कुकुमेरिया, इसका सामान्य नाम है कुकुमेरिया, और जो इसको बोला जाता है वो है समुद्री खीरा। क्या बोला जाता है इसको? समुद्री खीरा, क्योंकि ये खीरे के आकार का दिखाई देता है। इसमें भी इस तरह से एम्बुलेक्रल एंड लैटरल ग्रूव्स इसमें भी पाई जाती है। एम्बुलेक्रल ग्रूव्स और अंतरा एम्बुलेक्रल ग्रूव्स इसमें पाई जाती है। इसके अलावा इसका जो अगला एग्जाम्पल है जिसका नाम है एंटीडॉन। क्या नाम है? एंटीडॉन। ये कैसा होता है? ये इस शेप का होता है, इस शेप का, जैसे कोई पेड़ उगा हुआ हो और इस तरह से ये पाया जाता है। इसमें भी कंटिकाएं यहाँ पर पाई जाती है, जैसे कोई पेड़ की शाखाएं हो, इस तरह से ये दिखाई देता है। तो इसे कहा जाता है, चूंकि ये पेड़ के समान, लिली के पौधे के समान दिखाई देता है, तो इसे कहा जाता है समुद्री लिली। ये इसका तीसरा एग्जाम्पल है, जो कि इस तरह से हमें दिखाई देता है। ये इस तरह से यहाँ वहाँ तैरता रहता है, बीच में यहाँ डिस्क के समान होता है और पूरा पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है, अतः इसे कहा जाता है समुद्री लिली। ठीक है, ये भी अपन को याद रखना पड़ेगा। जैसे एस्टीरियस वल्गेरिस को क्या कहा जाता है? तारा मछली। कुकुमेरिया को क्या कहा जाता है? समुद्री खीरा। एंटीडॉन को क्या कहा जाता है? एंटीडॉन को समुद्री लिली कहा जाता है। फिर इसके अलावा और एक जंतु होता है जो दिखने में थोड़ा सा तारा मछली जैसा होता है, लेकिन उसकी भुजाएं जो है वो पतली होती हैं और ज्यादा लंबी होती हैं। तो उसका नाम है ओफियोसिस। ओफियोसिस, और इसे कहा जाता है ब्रिटल स्टार। इसे कहा जाता है ब्रिटल स्टार, सामान्य रूप से कहा जाता है। इसका शेप भी इस तरह से, जैसे तारा मछली होती है, इस तरह से ये पाया जाता है। इस तरह से इसकी भुजाएं थोड़ी ज्यादा लंबी होती हैं और इनमें भी कंटक पाए जाते हैं। इनमें भी लैक्रल एंड एम्बुलेक्रल ग्रूव्स जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा अभी? इकाइनोडर्मेटा संघ। ठीक है, तारा मछली एस्टीरियस वल्गेरिस को कहा जाता है, समुद्री खीरा कुकुमेरिया को कहा जाता है, समुद्री लिली एंटीडॉन को कहा जाता है, और ओफियोसिस को ब्रिटल स्टार कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा इकाइनोडर्मेटा संघ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला जो है वो हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा जो है उसे ना तो कॉर्डेट्स कहा जा सकता है और ना तो नॉन कॉर्डेट्स कहा जा सकता है। पहले समय में जब वर्गीकरण किया गया तो हेमिकॉर्डेटा को पहले कॉर्डेट्स में रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि हेमिकॉर्डेट्स में जो नर्व कॉर्ड है वो पाई जाती थी, नर्व कॉर्ड पाई जाती है, इस आधार पर उसको कॉर्डेट्स में रख दिया। लेकिन बाद में जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो पाया कि इसकी जो नर्व कॉर्ड है वो कॉर्डेटा की नर्व कॉर्ड से बिल्कुल अलग है। अतः उसको फिर कॉर्डेट से हटाकर जो उनमें और लक्षण पाए जाते हैं, जैसे क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, ये सब पाया जाता है, आहार नाल पूर्ण होती है, उस आधार पर फिर उसको एक अलग संघ बना के रखा गया। क्योंकि उसके कुछ लक्षण इकाइनोडर्मेटा से मिलते हैं और कुछ लक्षण कॉर्डेटा से मिलते हैं, तो इन दोनों के बीच में रखा गया और नाम दिया गया हेमिकॉर्डेटा। क्योंकि ना तो ये कॉर्डेट है और ना तो ये नॉन कॉर्डेट है, ना तो ये कॉर्डेट है, क्योंकि इसमें नर्व कॉर्ड पाई जाती है। लेकिन जो नर्व कॉर्ड पाई जाती है वो कॉर्डेटा जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है, अतः उसको कॉर्डेट्स में नहीं रख सकते।
और पूरे लक्षण इकाइनोडर्म से भी नहीं मिलते, कुछ लक्षण मिलते जुलते हैं। अतः इन दोनों के बीच में एक अलग संघ बनाकर जिसका नाम है हेमिकॉर्डेटा, उसमें उसको रखा गया, हेमिकॉर्डेटा। बैलेनोक्लासेस जो है इसका मुख्य जो जीव है जिसके बारे में ज्यादातर जाना जाता है, बाकी उसमें ज्यादा दिखाई नहीं देते। अब ये समुद्री जंतु हैं। कैसे जंतु हैं ये? समुद्री जंतु हैं। इनके लक्षण, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में हेमी यानी होता है आधा, आधा कॉर्डेट, इसको अकशेरुकीय कॉर्डेट्स भी कहा जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है, क्या कहा जाता है? अकशेरुकीय कॉर्डेट, अकशेरुकीय कॉर्डेट्स भी कहा जाता है, अकशेरुकीय कॉर्डेट्स भी कहा जाता है। अकशेरुकीय यानी नॉन कॉर्डेट, जिसमें कशेरुका नहीं होती। कॉर्डेट इसलिए क्योंकि इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, नोटोकॉर्ड होती है, सब कुछ होती है, लेकिन वो नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड किसके समान नहीं होती? कॉर्डेट के समान नहीं होती। ठीक है, इस कारण इसको एक अलग संघ हेमिकॉर्डेटा में रखा गया। आप इसमें क्या क्या लक्षण है? इसको पहली बात, और एक तो इसको क्या कहा जाता है? अकशेरुकीय कॉर्डेट्स। दूसरा इसको कहा जाता है इकाइनोडर्म कॉर्डेट्स, यानी कुछ लक्षण इकाइनोडर्मेटा के हैं और कुछ लक्षण किसके हैं? इसमें कॉर्डेट्स के हैं, इसीलिए इसे इकाइनोडर्म कॉर्डेट्स भी कहा जाता है। अब इसके लक्षण पे आते हैं अपन कि ये समुद्री होते हैं, समुद्री, द्विपार्श्व समिति में पाई जाती है। शरीर इनका जो है वो बेलनाकार होता है, त्रिस्तरीय होता है, बेलनाकार त्रिस्तरीय, बेलनाकार होता है और त्रिस्तरीय यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म तीनों ही पाए जाते हैं इसमें। और कोमल होता है शरीर, कोमल, कृमि रूपी होता है, कोमल कृमि रूपी शरीर इनका होता है। फिर इनका अगला लक्षण, शरीर शुंड, शुंड यानी प्रोबोसिस, जो कि चूषण या भोजन ग्रहण करने के लिए होती है। शुंड, कॉलर व धड़ में विभाजित। कॉलर को आप कंधा भी समझ सकते हैं। शरीर 3 भागों में डिवाइड होता है और इसमें जो देहभित्ति है उसमें देहभित्ति में एक स्त्री एपिडर्मिस पाई जाती है। देहभित्ति पर एक स्त्री एपिडर्मिस पाई जाती है, एक स्त्री होती है जो कि, और एक स्त्री एपिडर्मिस पर जो है उसमें म्यूकस ग्रंथियां भी पाई जाती है। ये लक्षण किसके समान हो गया? कॉर्डेट के समान हो गया। म्यूकस ग्रंथि उपस्थित होती है। ये पूरा का पूरा लक्षण किसके समान है? कॉर्डेट्स के समान है। अब इसमें आहार नाल पूर्ण होती है, आहार नाल पूर्ण, सीधी पूर्ण होती है और कैसी होती है? सीधी होती है। पूर्ण होती है इसका मतलब क्या है? कि सारे अंग उसमें पाए जाते हैं, मुख से लेकर गुदा द्वार तक कंटिन्यूएशन में होती है, और या फिर यू शेप की होती है। सीधी या किस शेप की होती है? यू आकार की होती है, सीधी या फिर यू आकार की होती है। फिर इसमें
श्वसन जो है वो ग्रसनी के पास पाए जाने वाले, श्वसन ग्रसनी के पृष्ठ पार्श्व पर असंख्य क्लोम द्वारा होता है, असंख्य क्लोम छिद्र द्वारा होता है। ग्रसनी आप समझते हैं, जहां पर जिसको अपन गर्दन बोलते हैं, सांस लेने या खाने लेने पर जहां से होकर गुजरता है उसे ग्रसनी कहते हैं। उसी के पृष्ठ पार्श्व यानी पीठ के साइड में, यदि ये पीठ है तो उसके साइड में बहुत सारे क्लोम छिद्र होते हैं जिनसे श्वसन होता है। फिर इसमें जो पृष्ठ अनुवायु का परिवहन तंत्र जो है, परिवहन तंत्र में पृष्ठ व अधर वाहिका होती है। पृष्ठ यानी पीठ की तरफ, अधर यानी पेट की तरफ, और ये दोनों वाहिका अनुदैर्ध्य रूप से एक दूसरे से जुड़ी रहती है। अधर वाहिका होती है जो पीठ, पृष्ठ और अधर यानी एक पीठ की तरफ और एक कहां पर, अधर की तरफ, और वो अनुदैर्ध्य रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। अनुदैर्ध्य रूप से जुड़ी हुई होती है। ठीक है। फिर सातवां, उत्सर्जन या तो शुंड द्वारा होता है, शुंड इंग्लिश में इसको प्रोबोसिस भी कहा जाता है, शुंड द्वारा, या फिर ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है? केशिकाओं का गुच्छा होता है। ग्लोमेरुलस द्वारा जो उत्सर्जन है ये दो तरीके से होता है, शुंड द्वारा या फिर ग्लोमेरुलस द्वारा। ग्लोमेरुलस क्या होता है? रुधिर केशिकाओं का गुच्छा होता है जिससे रक्त छन जाता है। जो तंत्रिका तंत्र है और ग्लोमेरुलस किससे जुड़ा, ये ग्लोमेरुलस द्वारा का है जो रुधिर वाहिनी से जुड़ा होता है, जो रुधिर तंत्र से जुड़ा होता है, जहां से रक्त ग्लोमेरुलस में जाकर वहां पर छन जाता है और उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। तंत्रिका तंत्र बहुत ही पुराने टाइप का तंत्रिका तंत्र, आदि रूपी पाया जाता है इसमें। और मध्य पृष्ठ जो इसी से जाल से मोटा, इसी के जाल से मोटा अधर व पृष्ठ तंत्रिका रज्जु निकलता है। ठीक है। फिर इसमें ये एक लिंगी होते हैं, एक लिंगी होते हैं, इनमें बाह्य निषेचन होता है। एक लिंगी का अर्थ आप समझते हैं ना, कि अलग अलग शरीर में नर व मादा अंग, बाह्य निषेचन होता है। निषेचन शरीर से बाहर होता है, यदि शरीर के अंदर होता है तो उसे क्या बोलते हैं? अंतः निषेचन। फिर अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन का मतलब है अंडे से जो जीव निकलता है वो वयस्क जैसा नहीं होता, यानी किस रूप में होता है? लार्वा के रूप में। और इसमें मुख्य रूप से टॉर्नियल लार्वा पाए जाते हैं। लार्वा का जो टाइप है वो टॉर्नियल लार्वा होता है। इससे फिर विकास होने के बाद में वयस्क जीव बनता है। अब इनका जो उदाहरण है वो एक उदाहरण है बेलेनोग्लासिस, बेलेनोग्लासिस जिसको कहा जाता है, बेलना आकार का होता है, समुद्री जीव होता है, अधिकतम लक्षण उनमें पाए जाते हैं।
सैकोग्लासिस, एंडोप्ल्यूरा, ये इसके हैं कुछ एग्जाम्पल। ठीक है। हेमिकॉर्डेटा, इसमें ये याद रखना है हेमिकॉर्डेटा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके कुछ लक्षण नॉन कॉर्डेट से मिलते हैं, कुछ लक्षण कॉर्डेट से। आप कौन से लक्षण कॉर्डेट से मिलते हैं कि इसमें नर्व कॉर्ड पाई जाती है बेलनाकार, और इसमें क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, इसमें जो देह भित्ति पाई जाती है, अंदर पेरिटोनियम पाई जाती है, रोमा भी होती है। तो ये सब लक्षणों के कारण इसको पहले कॉर्डेट्स में रख दिया गया था, किंतु बाद में अध्ययन करने पर पता चला कि इसकी जो नर्व कॉर्ड है वो कॉर्डेट्स की नर्व कॉर्ड के समान बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे फिर एक अलग संघ हेमिकॉर्डेटा में रखा गया, जिसमें इन्हें इस कारण, चूंकि दोनों टाइप के लक्षण है, अतः इसे आकशेरुकी कॉर्डेट्स या फिर इकाइनोडर्म कॉर्डेट्स भी कहा जाता है। ये समुद्री होते हैं, द्विपार्श्व सममित होते हैं, बेलनाकार होते हैं, त्रिस्तरी, कोमल और कृमि रूपी होते हैं। शरीर शून्य कॉलर व धड़ में विभाजित होता है। देह भित्ति पर एक स्त्री एपिडर्मिस होती है, जिसमें म्यूकस ग्रंथि भी उपस्थित होती है। आहार नाल पूर्ण सीधी या यू आकार की होती है, पूर्ण होती है। श्वसन ग्रसनी के पृष्ठ पार्श्व पर, यदि ये जंतु है तो इसके पीठ है, इसके पृष्ठ के पार्श्व पर, यहाँ पर ग्रसनी के पास में असंख्य क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, उनसे श्वसन होता है। परिवहन तंत्र में पृष्ठ व अधरवाहिका, यदि ये जंतु है तो इसके पीठ की तरफ और इधर की तरफ अधरवाहिका होती है, जो अनुदैर्ध्य रूप से जुड़ी हुई होती है। उत्सर्जन शून्य द्वारा होता है या ग्रेवमेडुलस द्वारा होता है, जो कि हृदय तंत्र से जुड़ा हुआ होता है। तंत्र का तंत्र आदि रूपी है, जिसके जाल से मोटा आधार व पृष्ठ तंत्र का रज्जु बनता है, निकलता है, पूरे शरीर में फैला होता है। ये एक लिंगी होते हैं, बाह्य निषेचन पाया जाता है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, और वो परिवर्धन जिस लार्वा द्वारा होता है उसे टॉर्निया लार्वा कहा जाता है। उदाहरण है इसके बेलेनोग्लासिस, फिर सैकोग्लासिस। इसके अलावा इसमें और जो जीव होते हैं सेफेलोडिस्कस और सैकोडिस्कस, रैप्डोप्ल्यूरा आदि जंतु पाए जाते हैं। ठीक है। तो वैसे तो इकाइनोडर्मेटा में तारा मछली के बारे में ही ज्यादा पूछा जाता है कि तारा मछली क्यों बोलते हैं, इसमें कौन सी सी विशेषता, तो अंतः कंकाल होता है, कंटिक्युक्त चर्म पाए जाते हैं, ये सब लक्षण, उसमें ट्यूब फीट्स पाई जाती हैं, पुनरुद्भवन हो सकता है। इन सब लक्षणों को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है। तो पढ़ते रहिए और स्वस्थ एवं सुरक्षित रहिए।